गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे कहा था कि हम लोग अब 11th क्लास के वीडियो लेक्चर्स भी बनाना स्टार्ट करेंगे, तो आज की क्लास हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं 11th क्लास के वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, अब से हम लोग 11th क्लास के वीडियो लेक्चर्स भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पॉइंट्स, अपने कुछ एक्सपीरियंस जो हैं वो शेयर करना यहाँ पर चाहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो सारे स्टूडेंट्स जो इस सत्र में यानी कि 2020-2021 में जो भी स्टूडेंट्स 10th पास आउट होने के बाद 11th क्लास में आने वाले हैं, हालांकि मुझे पता है आप लोगों का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, उन सभी को बेस्ट विशेस। ठीक है, जैसे कि सबसे पहली अगर मैं आपसे बात यहाँ पे पहले पॉइंट के बारे में डिस्कस करना चाहूँ तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि 10th क्लास जैसे ही हम पास आउट कर लेते हैं उसके बाद सबसे पहली डिफ़िकल्टी जो हमारे पास होती है वो होती है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। हमें क्या सब्जेक्ट चूज़ करना है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों ने पहले से डिसाइड कर भी लिया होगा। कुछ स्टूडेंट्स सोच लेते हैं उन्हें साइंस मैथ्स लेनी है, बायो लेनी है, ठीक है, उन्हें कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। ठीक है, इसके लिए मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये सजेशन देना चाहूँगा कि स्टूडेंट जो है वो अपने सबसे पहले पोटेंशियल को समझें कि हम में क्या पोटेंशियल है, हम किस सब्जेक्ट के साथ कितना कैसे डील कर पाएंगे। ठीक है, ये सारे पोटेंशियल आपके मार्क्स डिसाइड नहीं करते हैं कि आपने क्या मार्क्स गेन किए हैं 10th में, क्या नहीं किए हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आपके रियल पोटेंशियल पे कि आप कितना कर पाएंगे, कितना कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स को साइंस मैथ लेना है वो साइंस मैथ चूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी इसमें जो प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की है या देखते हैं हम लोग अक्सर स्टूडेंट के साथ होते हुए, वो ये होती है कुछ स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को देख करके या अपने पेरेंट्स के प्रेशराइजेशन से मान लीजिए या किसी और चीज़ों के फेवर को देखते हुए साइंस सब्जेक्ट को चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और फिर 11th 12th और आगे भी अपनी फर्दर स्टडी में सफ़र होते रहते हैं। ठीक है, ये हमने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में अपने बहुत सारे प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखा है, देखा है हमने बहुत सारे स्टूडेंट को इस तरह से सफ़र होते हुए। तो इस चीज़ को, ये चीज़ आपकी प्रॉब्लम ना बने, इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले ये देखें कि क्या मुझ में वो पोटेंशियल है, क्या मुझ में वो डेडिकेशन है कि मैं साइंस जैसे सब्जेक्ट के साथ में डील कर पाऊँ। इफ़ आंसर इज़ यस देन टेक द साइंस, यानी कि आपको साइंस मैथ और बायो जो भी आपको चूज़ करना है वो कीजिए। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो आता है इंटरेस्ट, कि आपका जो इंटरेस्ट है रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट वो कैसा है। इंटरेस्ट अगर आपका अच्छा है रिगार्डिंग टू साइंस मैथ या बायो, और दूसरा आपके पास में वो पोटेंशियल है आपका जिसे आपने एनालिसिस किया है, तो आप इस सब्जेक्ट को ईजिली चूज़ कीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए, तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे साइंस जिन्होंने ऑलरेडी चूज़ कर लिया होगा, कुछ ने कुछ चूज़ करने वाले होंगे, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ आप सभी का यहाँ पे वेलकम है। ठीक है, मैं चेतन शर्मा आप लोगों के लिए केमिस्ट्री क्लासेस यहाँ पे लेकर आया हूँ फॉर 11th क्लासेस। ठीक है, तो जब आप लोग साइंस से डील कर रहे हैं, इट मीन्स ये मान के चलिए कि वी आर साइंटिस्ट। जो हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, जो भी यहाँ पे साइंस से डील करते हैं, वो सब क्या हैं, साइंटिस्ट हैं, मान के चलिए। और साइंटिस्ट की अगर बात की जाए तो साइंटिस्ट के अंदर सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, बताइए। सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है साइंटिस्ट की, वो होती है डेडिकेशन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे हैं साइंस को, तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो हमें होनी चाहिए वो है डेडिकेशन। ठीक है, यानी हमें कम से कम 6 to 7 आवर्स आपको डेली स्टडीज़ को देना पड़ेगा, आपको स्टडीज़ के लिए डेडिकेट होना पड़ेगा, आपको अपने टीचर्स के लिए डेडिकेट होना पड़ेगा, तब जाकर आप अपनी लाइफ में कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब कुछ न्यू सब्जेक्ट्स चूज़ कर रहे हैं, यानी कि 10th के बाद की जब हम बात करते हैं तो हमारी एक न्यू इनिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। हमें डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ में डील करना पड़ता है, नई चीज़ों के साथ जाना पड़ता है, तो इट मे बी पॉसिबल कि हमें स्टार्टिंग में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएंगी। ठीक है, बट हमें उनसे बिल्कुल नहीं डरना है।
हमें उन डिफ़िकल्टीज़ को धीरे धीरे सॉल्व करना है, उनके प्रति हमें सब्जेक्ट के रिगार्डिंग डेडिकेशन दिखानी है, हमें उन चीज़ों को समझना है, हमें उस सब्जेक्ट को टाइम देना होगा, ठीक है। और ऐसा अगर स्टूडेंट कर पाता है तो वो है आपकी अडेप्टेशन रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट, कि आपने अपने आप को कितना टाइम दिया, कितना समझा और उसके बाद में आपने किस तरह सब्जेक्ट को अडेप्ट किया है। मैंने ये भी देखा है अपने कुछ एक्सपीरियंसेस में कि बहुत अच्छे स्टूडेंट जिनके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, लेकिन 11th-12th में आकर के उनकी थोड़ी परसेंटेज डिक्रीज हो जाती है काफ़ी कुछ, ठीक है। एकदम से सब्जेक्ट को वो डील नहीं कर पाते हैं, तो उसका रीज़न यही होता है कि उनकी स्टडीज़ जो हैं वो थोड़ी सी, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट वो ये कि 11th क्लास को वो थोड़ा हल्के में ले जाते हैं कि ठीक है 10th बोर्ड हमने पास किया है, 11th ही तो है, 12th में हम देख लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जब भी आप अपनी हायर स्टडीज़ पे जाएंगे तो उन हायर स्टडीज़ से पहले आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट को जो आप डील कर रहे हो उसके जो बेसिक्स होते हैं, सबके सब बेसिक्स आपको 11th क्लास से ही स्टडीज़ करने होते हैं। और मान के चलिए जो बच्चे अपनी स्टडीज़ को, अपने एनवायरनमेंट को 11th क्लास से ही बहुत अच्छा रख पाते हैं, वो अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेस होते हैं, ठीक है। उनको सक्सेस मिलना निश्चित है, ये मान के चलिए आप। तो ज़रूरी है कि आप 11th क्लास से ही डेडिकेट हों, ठीक है, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। दूसरा, डेडिकेशन से उसको स्टडी करें, एक्सप्लेन करें, समझें, टीचर्स के लिए भी अपना डेडिकेशन दिखाएं, ठीक है। जो भी पॉइंट्स आपको समझ नहीं आते उन पॉइंट्स पे डेप्थ में जाकर के उन पे डिस्कस कीजिए अपने टीचर्स के साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखें और सब्जेक्ट को स्टडी करना स्टार्ट करें, ठीक है। माना कि आप लोगों का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, लेकिन ये वो प्रीशियस टाइम है जो आपको यहाँ से इस टाइम को लॉस नहीं करना है, ठीक है। हमें पता है, कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है कि हाँ ठीक है रिजल्ट ही तो आना बाकी है, पास तो हो ही जाएंगे, नो प्रॉब्लम, या कुछ को डाउट्स भी होंगे, लेकिन हमें इस टाइम को बिल्कुल लॉस नहीं करना है। ये अपना प्रीशियस टाइम है, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना है। इन 2-3 मंथ्स में हमें ये देख लेना है कि हम किस सब्जेक्ट में वेल एडजस्टेड हो पाते हैं, ये भी हमारे पास टाइम है अभी। साथ में उन सब्जेक्ट्स के बेसिक्स को भी हम देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर आज के लेक्चर में मैं केवल आपसे थोड़ा बहुत डिस्कस जो करने वाला हूँ वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। अपना फर्स्ट चैप्टर जो 11th क्लास का है वो, जिसमें हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे केमिस्ट्री के बारे में कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री को हम कहाँ क्लासीफाई करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। बहुत बेसिक से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो देखिए, केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मटीरियल्स दैट मेक अप द यूनिवर्स। यानी केमिस्ट्री आपकी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं या स्टडी करते हैं अबाउट दोज मटीरियल्स, या वो मटीरियल्स में मैटर्स जिनसे आपका यूनिवर्स फॉर्मेशन होता है, यानी यूनिवर्स को बनाया जाता है, या फिर उन मटीरियल्स के चेंजेस को जो उनमें होते हैं, ठीक है। यानी मटीरियल्स की स्टडी और मटीरियल्स के अंदर या मैटर्स के अंदर होने वाले चेंजेस को जहाँ पे जिस ब्रांच ऑफ साइंस में डील या स्टडी किया जाएगा वो कहलाएगी आपकी केमिस्ट्री, ठीक है। इसकी हम एक और डेफिनेशन कर सकते हैं, केमिस्ट्री इज द branch of science in which we deals about structure, composition, structure, composition of matter and interaction with matter, ठीक है। दोनों एक ही तरह की बातें हैं। केमिस्ट्री आपके साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे या डील करेंगे किसी भी मैटर की स्ट्रक्चर, यानी मैटर क्या है। मैटर क्या है? मैटर हमने 9th-10th क्लास से पढ़ा है कि मैटर आपका एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है
और उसका एक डेफिनेट मास होता है। समटाइम वी कैन से दैट कि मैटर आपके वो सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम 5 सेंस ऑर्गन की हेल्प से सेंस करते हैं। तो कुछ भी कह लीजिए, मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, सम स्पेस एंड हैविंग अ डेफिनेट मास। सपोज दैट ये पेन है, पेन ने अपने यूनिवर्स में एक पर्टिकुलर फिक्स कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, डेफिनेट इसका एक मास होता है, इसे हम फील भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? मैटर है। आप क्या है? मैटर। मैं मैटर, ये बोर्ड मैटर है, ठीक है। तो सब कुछ क्या है आपका यूनिवर्स में जो भी है, जो एग्जिस्ट करता है, जिसका एक डेफिनेट मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो सब क्या है? मैटर है। तो उस मैटर के बारे में हम क्या करें? उसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें, उसके कॉम्पोजिशन को एक्सप्लेन करें कि वो किस तरह से बना है, ठीक है, और उसके इंटरेक्शंस को स्टडी करें, यानी कि उसके साथ हमने क्या चेंजेस किए तो उसके साथ क्या बना, क्या उसमें हमने इन्वॉल्व किया, क्या उसकी रिएक्शंस करवाई तो क्या बन के हमारे सामने आया वो, यानी उसके अंदर होने वाले चेंजेस को। तो हमने ऊपर भी वही बात कही कि केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री आपके साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडीज़ करते हैं मटेरियल्स, उन मटेरियल्स को जिनसे पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, ठीक है। साथ में उन मटेरियल्स के अंदर होने वाले चेंजेस को स्टडी करते हैं, यानी उनके अंदर जो जो चेंजेस होते रहते हैं, जिनसे नई नई चीज़ें बनती रहती हैं, उनको डिस्कस करते हैं। साथ में कह सकते हैं मटेरियल्स मीन्स वो मैटर, ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और इंटरेक्शंस को जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम डील करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? केमिस्ट्री कहेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री की बहुत एक छोटी डेफिनेशन बहुत सारे बच्चों को ये भी आती है, स्टडीज़ ऑफ केमिकल्स, ठीक है। तो ये भी ठीक है, अपनी जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, यानी कि जितने भी हमारे पास में केमिकल्स होते हैं उनके बारे में स्टडीज़ करना। केमिकल्स भी किन से बने होते हैं? मैटर, वो भी मैटर ही एक तरह से। तो कहने का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि मैटर ही, यानी मैटर के स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और इसके इंटरेक्शंस को स्टडी करना ही क्या है? केमिस्ट्री है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम देखते हैं तो वो देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस, कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। हाँ, साथ में अपनी नोटबुक और पेन रखिए, जो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उनके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलें साथ साथ आप लोग। चलिए, केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हमारे पास में एक पॉइंट आया क्या, कि केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री मैटर जो भी है अपने यूनिवर्स में, जो भी मटेरियल्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और इंटरेक्शंस को स्टडी करना ही क्या है? केमिस्ट्री। तो हमारे पास एक टर्म आ जाती है यहाँ पे, वो टर्म क्या है आपकी? मैटर। क्या टर्म आ गई? मैटर। यानी हमें केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट कर लेनी है कि व्हाट इज मैटर। तो हमने बता दिया है, एनीथिंग विच occupy some space and having definite mass। मतलब हमारे यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज़ जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो और कुछ उसका एक डेफिनेट मास हो, उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। क्या कहेंगे? मैटर। और इसकी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और इंटरेक्शन को स्टडी को हम क्या कहेंगे? केमिस्ट्री कहेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, मतलब हमें बिल्कुल बेसिक से चलना है स्टार्टिंग में केमिस्ट्री को। और हमें क्या करना है, हमारा वर्क इतना सा है कि हमें आपको केमिस्ट्री को सिंपल करके बताना है, जिससे आप इसे सिंपली स्टडी करें, आपको कोई भी इसे, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको हार्डनेस फील नहीं हो। चलिए, तो क्या कहा अपन ने कहा कि कोई भी चीज़ जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका एक डेफिनेट मास हो, वो क्या है? आपका मैटर है, ठीक है। तो मैटर जो है उसको हम बेसिकली दो प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड नंबर 2 इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। चलिए, आज हम आपको यहाँ पे दो टर्म्स जो हमने ली हैं, फिजिकल एंड केमिकल, दोनों के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं क्या होता है। सबसे पहले बात करें अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो यहाँ पे कहेंगे दोज प्रॉपर्टीज़ which are observed or measured without change their identity।
इसका मतलब क्या हुआ, यानी हम मैटर की उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे जिन प्रॉपर्टीज़ को हम मेजर करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं विदाउट चेंजिंग देयर आइडेंटिटी, यानी जिनकी आइडेंटिटी में कोई भी चेंज नहीं आए। फॉर एन एग्जाम्पल हम किसी भी मैटर की मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, उसके कलर प्रॉपर्टी की बात करें, उसकी स्टेट की बात करें, ये सब हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं वो करते हैं टुवर्ड्स या रिगार्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज। सपोज कीजिए हमारे पास में एक प्लास्टिक की बोतल है जिसका कलर मान लीजिए कोई भी है, वाइट है, पिंक है, ठीक है, ब्लैक है, ग्रीन है। तो उस बॉटल का हमने क्या स्टडी किया, कलर स्टडी किया कि उस बॉटल का कलर क्या है। आपने कहा फटाक से ग्रीन है सर, ठीक है। मान लीजिए कोई सब्सटेंस आपने लिया, केमिकल सब्सटेंस, वो कलरलेस था, कुछ टाइम बाद में आपने उसको एयर में छोड़ दिया, ठीक है, मतलब देखा उसमें कि उसमें कलर क्या है आपका, ठीक है। कोई भी आपने बोर्ड देख रहे हो भी आपके सामने, इस पर क्या देख रहे हो कि आपका कलर कैसा है, इस पर जो मार्कर का इंक का कलर है वो कैसा है, ब्लैक कलर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को सीन किया कि ये आपका ब्लैक कलर का सब्सटेंस है, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि ये ब्लैक कलर ही रहेगा, इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी चेंजेस आपको दिखाई नहीं देंगे, यानी इसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आता। तो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें हम, उनको देखें, वो सारी प्रॉपर्टीज़ जिनकी आइडेंटिटी में कोई भी चेंज ना आए और उसे मेजर करें, ऑब्जर्व करें, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ किस में आएंगी, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं, ठीक है। स्टेट की बात करें तो हम हमको बता दें, स्टेट आपको पता ही होगा किसी भी सब्सटेंस की तीन ही होती हैं, या तो वो सॉलिड होगा, या फिर वो लिक्विड होगा, या फिर वो आपका गैस हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, फिजिकल में मैंने आपको बताया वो सारी प्रॉपर्टीज़ जिनकी आइडेंटिटी में कोई भी चेंज ना आए और उन्हें मेजर करें या ऑब्जर्व करें, ठीक है। सपोज कोई भी सब्सटेंस हमने लिया, वो जिस कलर का है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसकी स्टेट क्या है, वो चेंज ना हो, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ किस में आ गई, वो आ गई आपकी फिजिकल में। केमिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो यहाँ पर आपका वर्ड चेंज हो जाएगा, क्या, दोज प्रॉपर्टीज विच आर ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड विथ चेंज ऑफ देयर आइडेंटिटी, यानी यहाँ पे अपन को विदाउट जो वर्ड है उसको केवल विद में चेंज कर लेना है, विथ चेंज ऑफ देयर आइडेंटिटी। सपोज कीजिए, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दूँ, सपोज आपके पास क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है जिसको हमने कंबाइन किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्या देखा कि ये आपका गैस स्टेट में है, ये भी आपका गैस स्टेट में है। जैसे इनको मिक्स किया तो हमारे पास क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल, जो किस में आ गया, आपका लिक्विड स्टेट में, एक्वा स्टेट में आ गया आपके पास, ठीक है। इट मीन्स जैसे हमने किसी दो कंपाउंड्स को, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्ट करवाया तो हमारे पास में क्या हो गया, इसकी नई स्पीसीज का जो फॉर्मेशन हुआ उसके अंदर क्या आ गया, आपका चेंज आ गया। उसने अपनी आइडेंटिटी क्या कर दी, लूज कर दी, ठीक है ना, यानी उसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। इट मीन्स वो सारी प्रॉपर्टी किस में डिस्कस की जाएंगी, आपके केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। समझ रहे हो मेरा एग्जांपल, गैस स्टेट में था, गैसेस में था, मॉलिक्यूल्स ने रिएक्शन की, रिएक्शन करने के बाद इन्होंने क्या बनाया, वाटर बनाया। इट मीन्स यहाँ पे इनकी फिजिकल स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई है, तो इन्होंने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली है। इट मीन्स ये स्टडी किए जाएंगे आपके किस में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो ठीक है, मैटर को हम दो प्रॉपर्टीज़ में क्लासीफाई कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होंगी जिनमें उनकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आता है, फॉर एन एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, कलर एंड स्टेट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाती है तो इनमें वो प्रॉपर्टीज़ हैं या इनमें मैटर की उन प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे जिनमें वहाँ पे उनकी आइडेंटिटी में क्या आ जाए, चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँ या नॉर्मली आपको बता दूँ कि केमिस्ट्री का हमारी एवरीडे लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है वो आपको पता ही होगा। अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनने वाले जितने भी आपके केमिकल्स हैं, जितने भी आपके अदर रबर फैक्ट्रीज़ हैं, प्लास्टिक हैं, सिरेमिक्स हैं, ये सब के सब आपके केमिकल से बनते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इंडस्ट्रीज़ में। मेडिसिन, यानी मेडिसिन की बात की जाए तो मेडिसिन के अंदर यूज़ होने वाले केमिकल्स, वहाँ भी हमें केमिस्ट्री की स्टडीज़ को देखना पड़ता है, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब एग्रीकल्चर की बात की जाती है तो वहाँ पे फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गए, ये सब चीज़ों को हमें केमिकल्स या केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं इन चीज़ों को। तो कहने का मतलब वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो हमारे डेली लाइफ में काम आने वाली बहुत सारी चीज़ें, इवन आप वाटर पी रहे हैं वो भी केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, उसकी स्टडीज़ भी किस में आती हैं, केमिस्ट्री में आती हैं, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मैं अगर कोई मार्कर से इंक लिख रहा हूँ, इंक से लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये सब भी हम किस में डील करते हैं, केमिस्ट्री में डील करते हैं। मतलब ईच एंड एवरी सब्सटेंस मैटर जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सब के सब आपकी केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, या इनमें सब के सब कहीं ना कहीं केमिकल्स हैं जिनको हमें स्टडी करना पड़ता है, ब्रांच ऑफ साइंस जिसको हम बोल रहे हैं केमिस्ट्री, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अपनी डेली लाइफ के अंदर इसकी स्टडीज़। तो देखिए आगे ले लीजिए, यहाँ पे मैटर ले लेते हैं। मैटर को हमने कहा कि इसे 2 पार्ट में हमने क्लासीफाई किया। वन इज द फिजिकल एंड अनदर वन इज केमिकल, ठीक है। फिजिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने इसे अनदर 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर लिया है। वन इज द सॉलिड स्टेट, अनदर वन इज लिक्विड एंड थर्ड इज द गैस स्टेट। केमिकल की बात करते हैं तो केमिकल को फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। वन इज द प्योर सब्सटेंस, ये फ्लो चार्ट डायग्राम आप बना लीजिए, एंड अनदर वन इज मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस जो है उसे भी हमने 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया। वन इज एलिमेंट, अनदर वन इज कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। वन इज मेटल, अनदर वन नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स, ठीक है। मिक्सचर्स को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने, होमोजीनियस एंड अनदर वन इज हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना लिया है, इसको हम 1 बाय 1 स्टडी कर लेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैटर टर्म यहाँ पर आपके पास है, जैसे हमने डिस्कस किया कि कोई भी चीज़ जिसका एक डेफिनेट मास होता है और वो कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। मैं आपको बता दूं कि इसकी स्टडीज़, किसी भी मैटर की स्टडीज़, इसकी स्ट्रक्चर्स, इसकी इंटरेक्शंस, इसका कॉम्पोजिशन जब हम डील करते हैं तो वहाँ पे बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंटली किसकी, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। यानी कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज ऑल्सो डिफाइंड एज द साइंस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, जहाँ पे हम एटम्स और मॉलिक्यूल के इंटरेक्शंस को, इनके कॉम्पोजिशंस को डील करते हैं, वही क्या है आपकी केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो, ठीक है। समझ गए हैं मेरी बात को। तो सबसे पहले हम मैटर की बात कर लेते हैं। तो मैटर को हमने फिजिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड में और गैसेस में। तो सबसे पहले इन तीनों को ही हम डील कर लेते हैं। फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे नोटबुक में बना लीजिए। फिर उसके बाद हम इसके सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को। देन हम आते हैं केमिकल पे। हम सबसे पहले बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस की, जहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सब क्या है, और मिक्सचर क्या होते हैं, इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला स्टार्ट कर लेते हैं अपन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड और लिक्विड गैसेस जो होते हैं केमिस्ट्री में वो आपके 9th क्लास से ही स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आपको ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ का ऑलरेडी पता होगा, तो देख लीजिए क्या होती हैं। फटाफट से अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं इनको। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, साथ साथ बनाए फटाफट से। सबसे पहले पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं, वो बात करते हैं किसकी, शेप की। तो आपको सबको पता है कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। लिक्विड की बात की जाए तो इनकी शेप कैसी होती है, इनडेफिनेट होती है, यानी इनकी शेप डेफिनेट नहीं है, बल्कि यूँ कहें कि इनकी शेप होती है अकॉर्डिंग टू कंटेनर। जिस भी शेप के कंटेनर में हम इसको रखेंगे, आपका लिक्विड का शेप वो है वो कंटेनर के अकॉर्डिंग ही बन जाता है। जबकि इनकी शेप की बात की जाए तो ये ऑलवेज इनडेफिनेट होते हैं, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट को डिस्कस करें तो वो है आपका वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम की अगर बात की जाएगी तो सॉलिड्स का जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा कैसा होता है, वो ऑलवेज होता है आपका डेफिनेट। एज वेल लिक्विड्स का भी क्या होता है, डेफिनेट, बट गैसेस सब्सटेंस का कैसा होता है, इनडेफिनेट। तो एक तरह से हम कह देते हैं कि सॉलिड वो सब्सटेंसेस हैं आपके या वो मैटर हैं जो जिनका शेप एंड वॉल्यूम दोनों ही कैसे होते हैं, डेफिनेट। लेकिन लिक्विड वो हैं जिनका शेप तो होता है इनडेफिनेट बट उनकी वॉल्यूम कैसी होती है, डेफिनेट होती है। जैसे किसी कंटेनर में लिया तो बोल दिया 1 लीटर 2 लीटर, ये लिक्विड का एक डेफिनेट वॉल्यूम हो गया। गैसेस की बात की जाती है तो गैसेस आपके वो मैटर हैं या वो सब्सटेंसेस हैं जिनका ना ही तो शेप और ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ठीक है, यानी दोनों ही कैसे होते हैं, इनडेफिनेट। थर्ड पॉइंट की बात की जाती है तो वो बात की जाती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। देखिए मैं आपको यहाँ केमिस्ट्री के बारे में बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल, जिससे कि आपको हर एक छोटी छोटी बातों की नॉलेज हो, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात की जाती है तो सॉलिड्स के अंदर बहुत हाई होते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स हाई होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टाइटली या क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, पता होगा सबको, ठीक है। यानी ईच एंड एवरी सॉलिड के अंदर प्रेजेंट जो सबसे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल जो है इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पास पास होते हैं। इसी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो काफ़ी लो हो जाता है इनके बीच, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लो होने के बाद भी इनके बीच कुछ गैप रह जाता है। उस गैप को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। ये टर्म आपको याद रखनी है, क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि स्मॉल पार्टिकल है उनके बीच क्या होता है, हाई फोर्स ऑफ, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, जिससे वो सारे के सारे जो आपके सॉलिड होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाते हैं, ठीक है, क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो काफ़ी कम हो जाएगा, बट फिर भी यहाँ पे कुछ वैकेंट स्पेस रह जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। चलिए अब यहाँ से मैं आपको एक दो प्रॉपर्टी और एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो देखिए क्या हो सकती हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि वाई सॉलिड्स आर हार्ड, वाई सॉलिड्स आर हार्ड, या बन जाता है कि वाई सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड्स जो है वो रिजिड क्यों होते हैं या हार्ड क्यों होते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल है, हार्ड या रिजिड होने की वजह एक ही है कि उस सॉलिड के अंदर प्रेजेंट जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड है। क्या है, क्लोजली पैक्ड। रीजन क्लोजली पैक्ड क्यों है, क्योंकि वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो है कम और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स उन मॉलिक्यूल्स के बीच क्या है, ज़्यादा है। चलिए दूसरा एक और क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, देखिए चलो मैं इसको फटाफट से एक बार रफ कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा इन चीज़ों को। हमने यहाँ पे बोला इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लो है, अट्रैक्शन फोर्स क्या है, हाई है, स्ट्रॉन्ग है। ये कह दिया इंटरमॉलिक्यूलर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है वो क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस। देखिए हमने सुना होगा कि कोई भी एक मूविंग बॉडी होती है वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है, पता होगा आपको काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। यानी कोई एक बॉडी जो आपकी मूव कर रही है एक डेफिनेट वेलोसिटी के साथ तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उसे क्या कहेंगे अपन, काइनेटिक एनर्जी। क्या लगता है आपको, देखने में ये लगता है कि कोई भी एक सॉलिड जो होगा वो हमेशा क्या होता है, स्टेबल होता है, रुका हुआ है, स्टेबल है, ठीक है। बट क्या ये कोई काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, यस करेगा। कैसे, देखिए हमें पता है कि सॉलिड्स जो हैं वो स्टेबल है, वो तब तक मूव नहीं करता जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। बट क्या ये कोई काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सेम उसी तरह समझो आप, जैसे हम कभी भी कोई वॉक कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हम लोग एनर्जी क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हम जब वर्क नहीं कर रहे होते हैं, यानी अपन जब स्लीपिंग मोड पर होते हैं तो क्या एनर्जी लॉस नहीं करते हैं, करते हैं,
कैसे करते हैं? तो हम एनर्जी लॉस जो करते हैं वो तब उस मोड पे हम करते हैं थ्रू वाइब्रेशंस, यानी हमारी बॉडी तब भी क्या हो रही होती है, एक्टिव रहती है, वाइब्रेटिंग मोड पर होती है, तो एनर्जी का लॉस होता है। हालांकि स्लीपिंग मोड पे एनर्जी का लॉस कम होता है, और वाइल वर्किंग जब हम कर रहे हैं तो उस टाइम पे एनर्जी का लॉस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो सेम समझिए कि यहाँ पर भी इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच जो है वो आपका स्पेस जो है वो क्या है, हल्का सा है, जिसे हमने क्या कहा, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये मॉलिक्यूल जो है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल जो है, वो इस स्पेस में ईजिली क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, अंदर जाएगा इसके। समझ रहे हो ना? यानी कि ये मॉलिक्यूल मूव तो नहीं कर सकते, कॉन्स्टेंट पार्टिकल मूव तो नहीं कर सकते, बट ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आपके स्लोली स्लोली वाइब्रेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे ही ये वाइब्रेट करेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसे ही हम क्या कहते थे, काइनेटिक एनर्जी। बट वो होती काफ़ी लो अमाउंट में है, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच जो गैप है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, वो काफ़ी कम है इस वजह से। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? जब हम लिक्विड पे आते हैं तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं, वो क्या होते हैं आपके, लेस देन सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड से क्या होंगे, कम होंगे। इसीलिए लिक्विड के अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, पता होगा आपको। अगर इसके डायग्राम की बात की जाए तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनाएंगे अपन, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉलिड्स के। ठीक है, स्पेस ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल के अंदर मूविंग बनेगी, और मूव करने का मतलब यहाँ पे इनके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी हो जाएगी। तो यानी कि फोर्थ पॉइंट अगर अपन बात करें फ्लूइडिटी पे, तो फ्लूइडिटी पे कहेंगे कि ये जो सॉलिड्स हैं उनका जो फ्लो होता है वो नहीं होता, यानी डोंट फ्लो, यानी ये फ्लो नहीं करते, स्टेबल रहते हैं जब तक इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। बट ये फ्लो करते हैं, आपको पता है, और ये तो बहुत इजीली फ्लो करते हैं। इवन इनके अंदर तो डिफ्यूजन होता है। मैं अभी आपसे लेटर ऑन डिस्कस करूँगा इस प्रॉपर्टी के बारे में। जब बात गैसेस की जाएगी तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स होता है मॉलिक्यूल्स के बीच, वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स कम होने से मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, यानी कि उनके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होने से इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सबसे हाई होती है। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात को? तो बात करें अगर अपन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस की, तो सॉलिड्स में ये फोर्स बहुत हाई होते हैं और स्पेस कम होता है, जबकि लिक्विड में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं वो सॉलिड से कम होते हैं, और गैसेस में तो बहुत कम होते हैं। क्या बोलेंगे, वेरी लो। क्या बोलेंगे, वेरी लो। तो लो होने की वजह से स्पेस ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल इजीली मूव करेगा, जितना मूव करेगा उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे हाई किन में होगी, गैसेस मॉलिक्यूल में। आपने 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी, आपको याद होगा कि 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एक कंटेनर लेते हैं हम लोग, उस कंटेनर के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल लिए बहुत सारे। गैसेस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मूव करते हैं और इनकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। कहाँ पर, कंटेनर की वॉल पर। ऐसा क्यों कर पाते हैं, ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके बीच स्पेस जो होता है मॉलिक्यूल्स का वो क्या होता है, ज़्यादा, और अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो वो बहुत हाई स्पीड से क्या करेगा, मूव करेगा। गैस पार्टिकल मूव करेगा और जाएगा कहाँ पर, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर, और इनर वॉल्स पे जाकर के उस पर क्या अप्लाई करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करता है। पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। चलिए, अगर हम बात कर रहे थे फ्लूइडिटी की, इसका मतलब यहाँ पे सॉलिड्स आपके फ्लो नहीं करते। रीज़न आपको पता ही है, अट्रैक्शन फोर्स इन मॉलिक्यूल्स के बीच क्या है, बहुत ज़्यादा है। जबकि लिक्विड की बात की जाए तो ये इजीली फ्लो करते हैं, आपने देखा भी होगा। इसके अंदर टेंडेंसी होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड से क्या है, लेस है। जबकि गैसेस की बात की जाए तो यहाँ पे तो डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन टर्म भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। क्या होता है डिफ्यूजन, जो होता है वो होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जैसे समझो, इस पर भी एक बहुत फेमस क्वेश्चन था 9th क्लास में अपने। क्या था कि अगर हम किसी फूड को कुक कर रहे होते हैं, तो वो अगर हॉट स्टेट पर है, यानी कुकिंग कर रहे हो किसी फूड की, तो उसकी आपने देखा होगा स्मेल जो है वो दूर तक चली जाती है रूम्स के अंदर। समझ रहे हो ना, ठीक है। जैसे परफ्यूम हुआ, जैसे आपकी अगरबत्ती हैं, तो इनकी स्मेल्स जो होती है वो दूर तक जाती है। रीज़न यही है कि जैसे उस सॉलिड को अपन
गैसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स को हमने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लिया, तो वैसे ही उन मॉलिक्यूल्स के बीच जो है वो स्पेस कम हो गया, अट्रैक्शन फोर्स, सॉरी स्पेस ज़्यादा हो गया है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया है, इसलिए वो मोर यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए वो स्मेल एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली रीच कर जाती है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात को। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बिहेव पर अपन किसी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हालांकि हमें पता है कि किसी भी मैटर की आजकल जो है मॉडर्न अगर व्यूज़ की बात करें तो 5 स्टेट्स होती हैं, एक प्लाज्मा होती है और एक बोस-आइंस्टीन होती है, ठीक है। बट हम यहाँ पे केवल 3 डिस्कस कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो ये था हमारा मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, एक रिकैप किया जो हमारा 9th क्लास का टॉपिक था, ठीक है। बट हमारे चैप्टर में है तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से। चलिए आगे बात करते हैं मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट हमारा था क्या, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। सेकेंड पार्ट हमारा था क्या, मिक्सचर, ठीक है, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। नंबर 1 इज एलिमेंट एंड नंबर 2 इज कंपाउंड। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्योर सब्सटेंस को। क्या होता है प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस आर दोज which consist of one kind of particle, यानी प्योर सब्सटेंस हम उन्हें कहेंगे जो आपके केवल एक ही टाइप के पार्टिकल से बने हुए हैं। यानी ऐसे सब्सटेंस जिनका फॉर्मेशन केवल एक ही टाइप के पार्टिकल के रिपीटेशन से होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंसेस। फॉर एन एग्जांपल हमने यहाँ पे डिस्कस किया है एलिमेंट को, मान लीजिए। तो एलिमेंट्स क्या होंगे? एलिमेंट जो है वो होता है आपका कॉम्पोजिशन ऑफ 2 और मोर सेम टाइप ऑफ एटम्स। जरूरी है, मतलब ये हमें पता है किसी भी मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, एटम होती है, ठीक है। काफ़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री इसकी भी डिस्कस करेंगे हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि हमारा चैप्टर नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर भी थोड़ा सा बता दूं, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं एसेंट टाइम की, तो सबसे पहले महर्षि कनाडा ने कहा था कि एटम जो है वो क्या है, परमाणु है, यानी कि वो सब्सटेंस है जो सबसे स्मॉल है और जिन्हें फर्दर हम और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। बट मॉडर्न व्यूज़ हमें ये कहता है कि हमें मैटर यानी कि एटम जो है वो सबसे स्मॉल पार्टिकल होते हैं मैटर के, और उन्हें हम 3 सब पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। बट इस पर बहुत सारे व्यूज़ आए हैं स्टार्टिंग से एटम पर, जिसमें सबसे सिमिलर बात ये रही थी कि एटम ऑलवेज किसी भी मैटर का सबसे स्मॉल पार्टिकल होता है, ठीक है। यानी हम बात करें अगर हमारी, तुम्हारी या पेन, बोर्ड, किसी भी चीज़ की, जो भी यूनिवर्स में है उसकी, जो भी मैटर है उसकी बात करें, तो उसका सबसे स्मॉल, सबसे कांस्टेंट पार्टिकल जो होगा वो क्या होता है, आपका एटम होता है। यानी एटम्स की रिपीटेशन से क्या बने हुए हैं हमारे यूनिवर्स में, मैटर बने हुए हैं, ठीक है। तो पता लगा एटम के बारे में। तो एटम अगर आपके सेम टाइप की हुई, समझ रहे हो मेरी बात को, अगर हमने बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम्स को एक साथ मिक्स किया, बट वो जो भी एटम हमने ग्रुप ऑफ एटम को मिक्स किया है वो सारे एटम अगर कैसे हैं, सिमिलर, तो उससे जो भी बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा, एलिमेंट। हमने पहले भी कहा था एलिमेंट इज़ द पार्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस, यानी कि एलिमेंट भी वो सब्सटेंस है या वो चीज़ है जो आपके केवल एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से बनेगा, और वो काइंड ऑफ पार्टिकल कौन है, आपका एटम है। यानी हम बहुत सारे सिमिलर एटम्स को मिलाएं तो उससे क्या बनेगा, हमारे पास एलिमेंट बनेगा। तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज़ द कॉम्पोजिशन, एलिमेंट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिमिलर एटम्स, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करें तो क्या कहेंगे,
it is formed by one kind of particle only, one kind of particle। ठीक है, ये केवल और केवल एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से बनता है। हमने कह दिया पहले ही कि वो कौन है, आपका एटम, यानी एक ही टाइप ऑफ एटम से ये बनेगा आपके पास में। ठीक है, दूसरा, इट कैन नॉट फर्दर डिवाइड और सिंप्लीफाई into simple matter by any physical और केमिकल प्रोसेस। ठीक है, मतलब एलिमेंट अपने आप में वो सिंपलेस्ट पार्टिकल है जिसे आप फर्दर और सिंपल मैटर में डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल और केमिकल मीन से। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये प्रॉपर्टीज़ हमको देखने को मिलेंगी एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो एलिमेंट की अगर बात की जाए तो इसके केवल दो ही पार्ट होते हैं आपके पास में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए, एलिमेंट की बात की जाए तो ये केवल और केवल दो स्टेट में आपके पास एग्जिस्ट हो सकता है। वो है या तो एटम्स के फॉर्म में, यानी इसे हम कह सकते हैं कि एलिमेंट जो है वो आपके टू और मोर सेम टाइप ऑफ एटम से फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं किस फॉर्म में, मॉलिक्यूल फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक एलिमेंट जो है वो केवल दो ही स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो ग्रुप ऑफ एटम्स में, यानी ग्रुप ऑफ एटम्स मिलके क्या बनाएंगे, एलिमेंट, बशर्ते वो एटम्स कैसे हों, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के हों। ठीक है, या फिर वो एलिमेंट आपका एग्जिस्ट कर सकता है किसमें, मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल अब देखो क्या है, मॉलिक्यूल भी एक प्योर सब्सटेंस है। देखो कैसे, सपोज कीजिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूँ एलिमेंट के, लाइक आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है 10th क्लास में, तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपने पढ़े हैं सब्सटेंस वो सब क्या है, आपके एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, सब के सब क्या है, एलिमेंट्स। सपोज हमने हाइड्रोजन लिया यहाँ पे, अब हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, एलिमेंट है। इसके अंदर हमने एक और हाइड्रोजन को क्या कर दिया, कंबाइंड, तो हमारे पास क्या बन गया, H2। क्या बन गया, H2। तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन यानी कि एलिमेंट प्लस एलिमेंट क्या बनाता है, मॉलिक्यूल। समझिए, बहुत इजी डेफिनेशन है। अब मॉलिक्यूल क्या हुआ बताओ, तो मॉलिक्यूल भी यही हुआ ना, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, टू और मोर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट कह सकते हैं आप। सपोज फॉस्फोरस प्लस फॉस्फोरस प्लस फॉस्फोरस प्लस फॉस्फोरस क्या बन जाएगा, P4। ऐसे ही सल्फर 8, ऐसे ही Cl2, ऐसे ही Br2, ऐसे ही O2, ऐसे ही N2, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन क्या आपने नोट किया कि ये मॉलिक्यूल बने कैसे, ये बने सेम टाइप ऑफ एलिमेंट के अटैच होने से, कंबाइन होने से। यानी हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल किससे बना, एलिमेंट से, एलिमेंट किससे बना, एटम से। तो देखो तीनों डेफिनेशंस को कोरिलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल क्या है, दो डेफिनेशन बन जाती हैं। देखो, मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड और इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। प्रूफ किया है मैंने, H प्लस H क्या बना रहा है, H2। ठीक है, और हमने ये कहा था कि एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, सेम टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। तो कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल भी क्या है, मॉलिक्यूल इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय सेम कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेम टाइप ऑफ एटम्स। यानी हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल भी एक प्योर सब्सटेंस है जो सेम टाइप ऑफ एटम से बना है, क्योंकि सेम टाइप ऑफ एटम से क्या बना है, एलिमेंट। यानी जो एटम्स इस हाइड्रोजन को बनाएंगे वही एटम्स इस हाइड्रोजन को भी बनाएंगे, और यही सारे एटम मिलकर क्या बनाएंगे, एक H2 का मॉलिक्यूल बनाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो तीनों क्या है, सेम, बस इन्होंने अपनी थोड़ी थोड़ी स्टेट चेंज की है। एटम्स के कॉम्बिनेशन से एलिमेंट बना और एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बना आपके पास। ठीक है, तो बहुत आसान है ये, समझ रहे हो मेरी बात को? तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे, कंपाउंड्स को और मिक्सचर्स को स्टडी करेंगे। हाँ, अभी हमें ये भी पढ़ना है कि एलिमेंट्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ठीक है,
मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो इन तीनों को भी हमें डिस्कस करना है, फिर हमें कंपाउंड को डिस्कस करना है, देन मिक्सचर को हम डिस्कस करेंगे आपके लिए, और उसके बाद हम फर्दर अपने चैप्टर को मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कीजिए पॉजिटिविटी के साथ। जितना पॉजिटिव हम अपने स्टडीज़ को लेकर रहेंगे, जितना टाइम हम अपनी स्टडीज़ को देंगे, उतना बेटर हमें अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज मिलती रहेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।